हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, आज हमारी ईवीएस की थर्ड क्लास होगी, क्योंकि दो क्लासेस हो चुकी हैं। जिसने भी पिछली दो क्लासेस नहीं देखी वो जाके पहले वो दोनों क्लासेस देख ले, उसके बाद इस क्लास को देखे तो उसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल के बारे में। तो इसमें से बेसिकली हमको कुछ जल के बारे में यानी कि पानी के बारे में कुछ सामान्य जानकारी जाननी है। और चूँकि इसमें चीज़ें ज़्यादातर फैक्चुअल हैं और ईवीएस में यूपी टेट में फैक्चुअल चीज़ें ही पूछी जाती हैं। वह पूरा सिलेबस हम आपको इसी चैनल पे कराएंगे, आप हमसे जुड़े रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अपने यार दोस्तों फ्रेंड में जितना भी है आप शेयर कर सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दीजिए। तो चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए अब हम लोग पढ़ेंगे हाइड्रोस्फीयर यानी कि जलमंडल। जलमंडल में कौन सी बातें जानना है। समान जल का पीएच कितना होता है। नॉर्मली हमारा जो जल होता है उसका पीएच होता है 7, यानी कि वो उसका नेचर कैसा है। उसका नेचर है तुम्हारा न्यूट्रल यानी कि उदासीन होता है। अब ये पीएच क्या है। पीएच बेसिकली एक रेटिंग स्केल है जिसके माध्यम से हम ये जानते हैं कि किसी भी चीज़ का कोई उसका नेचर क्या है। जैसे कि कोई एसिड है या फिर बेस है या फिर न्यूट्रल है कोई चीज़। तो ये बेसिकली एक स्केल है जो जिसमें रीडिंग होती हैं। वो रीडिंग कितनी होगी, 0 से लेके हमारी 14 तक वो रीडिंग होती हैं। तो जो 0 से 7 तक जितनी भी रीडिंग आएंगी वो सारी एसिडिक नेचर की होंगी। वहीं पे 7 से ऊपर मोर देन 7 से होगी, 7 से 14 तक जितनी भी रीडिंग होगी वो सारे हमारे बेसिक नेचर के होंगे। कैसे होंगे, बेसिक नेचर के। तो जान लेते हैं कि जो ये जल है कैसा है। जल का ना तो कोई कलर होता है यानी कि रंगहीन है, स्मेल भी नहीं होती यानी कि गंधहीन है, और इसका कोई टेस्ट भी नहीं होता यानी कि स्वादहीन है। तो जल कैसा है, रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है। फिर बात करते हैं, अगर इसका पीएच किसी चीज़ का 7 से कम हो जाता है तो वो एसिडिक नेचर का हो जाता है यानी कि अम्लीय हो जाता है। अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि जो CO2 को, जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, CO2 को विघटित होना जल को अम्लीय बना देता है। यानी कि हम जब जल में CO2 को डालेंगे, डिसॉल्व करेंगे, तो वो एसिडिक बन जाएगा। उसका नेचर कैसा हो जाएगा, एसिडिक हो जाता है। जैसा आप लोग देखे होंगे एक सोडा होता है पीने वाला, कोल्ड ड्रिंक होती है, ये सब कैसे नेचर की होती है, ये सारी चीज़ें हमारी एसिडिक नेचर की होती हैं। ठीक है। वहीं पे अब कुछ चीज़ें जानना है। जैसे पानी की अम्लीयता कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं। अब भाई जैसे कार्बन डाइऑक्साइड इस पे जल से रिएक्ट होके वो उसका नेचर एसिड हो गया। अब उसकी अम्लीयता को हम लोग कम करना चाहें, सोचे कि उसको हम बेस बना दें या फिर, तो जाहिर सी बात है वो कम करेंगे या फिर न्यूट्रल करेंगे। तो एसिड अगर बेस से रिएक्ट करेगा तभी जाके वो सॉल्ट बनाएगा। तो अब जब हमारा नेचर एसिड ऑलरेडी है तो उसके लिए हमें क्या, जाहिर सी बात है कोई ना कोई हमें बेस मिलाना पड़ेगा। तो पानी की अम्लीयता कम करने के लिए हमें बेकिंग सोडा यानी कि सोडियम बाइकार्बोनेट को मिलाया जाएगा, तब उसकी अम्लीयता कम हो जाएगी। अब यहाँ से कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है हमारे जनरल उसमें कि जैसे पेपर 2 होगा साइंस का, उसमें पूछा जाए, यही पूछ लिया जाएगा कि सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है। तो आपको पता होना चाहिए वहाँ पे उसका फार्मूला होगा NaSCO3। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, NaSCO3। इसी को हम लोग बेकिंग सोडा के नाम से भी जानते हैं। और चूंकि जैसा कि हमारा पूरा ये फोकस रहेगा कि ज़्यादातर चीज़ें फैक्चुअल पूछी जाती हैं, तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा सुने, याद करें, तो चीज़ें आपको याद हो जाएंगी जब वीडियो कई बार देखेंगे तो। और उसमें होगा क्या कि सारी चीज़ें जब एग्ज़ाम में होंगी, ऑप्शन होंगे, तो आपके माइंड में वो सारी चीज़ें रिकॉल करेंगी। अब फिर जल के बारे में ये पढ़ रहे हैं टॉपिक, तो इसमें हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट ये बन जाता है कि विश्व जल दिवस कब होता है। तो यानी कि विश्व जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। ये हमको याद होना चाहिए। किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा भी गया है, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं, और इसमें ईवीएस में भी पूछा जा सकता है। जल एक क्या है, सार्वभौमिक विलायक है। यानी कि सब में इसमें सारी चीज़ें सॉल्यूट हो जाए, डिज़ोल्व हो जाएंगी, है ना। जल का क्वथनांक, अब बात आ गई जल के क्वथनांक। फिर है हमारा जो जल का क्वथनांक यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। वहीं पे इसे हम फ़ारेनहाइट में नापेंगे तो 212 डिग्री हो जाएगा। इसमें होता क्या है बॉइलिंग में, जो लिक्विड होती है हमारी यानी कि द्रव, वो किस में चेंज हो जाती है, गैस में, यानी कि गैस अवस्था में। अब हम पढ़ेंगे अभी क्या कहते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। कितनी अवस्थाएं होती हैं, 3 अवस्थाएं होती हैं। यानी कि कौन कौन सी, सॉलिड, लिक्विड
एंड गैस, ये 3 अवस्थाएं होती हैं। आगे चल के पढ़ेंगे अभी इसमें। अब एक पॉइंट को ध्यान में रखना होगा कि जो हमारा बॉइलिंग है और इवोपरेशन है उसमें डिफरेंस क्या होता है भाई। बॉइलिंग मतलब क्वथनांक हो गया, इवोपरेशन यानी वाष्पीकरण हो गया। जो बॉइलिंग होता है यानी कि क्वथनांक होता है जल का, कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। तो यानी 100 डिग्री सेल्सियस पे पानी उबल जाएगा यानी कि बॉयल होने लगेगा। वहीं पे जो इवोपरेशन है, वाष्पीकरण की प्रक्रिया है, वो किसी भी ताप पे हो जाती है। इसका कोई फिक्स्ड ताप नहीं है और ये सतह पे होता है और सतह पे होता है। तो बॉइलिंग एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे होता है जो कि 100 डिग्री सेल्सियस है। वहीं पे जो तुम्हारा वाष्पीकरण होता है यानी इवोपोरेशन, वो किसी भी ताप पे हो जाता है। ओके, अब हम यहाँ पे इस चार्ट के माध्यम से थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं कि वही हमने जो बताया, ये टेस्टलेस है और इसका कोई कलर नहीं है, इसका कोई स्मेल नहीं है। विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? 22 मार्च को। ये चीज़ें आपको याद रखनी है। सार्वभौमिक विलायक है जल, है ना। इसका बॉइलिंग पॉइंट कितना है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड। वहीं पे फ़ारेनहाइट में नापे तो 212 डिग्री यानी 212 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट कितना है? तो 0 डिग्री पे फ्रीज हो जाता है। और इसे फ़ारेनहाइट में करेंगे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। और जल पदार्थ की 3 अवस्थाओं में उपस्थित होता है। कौन कौन सी? यानी कि सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। और फिर एक चीज़ और ध्यान रखने वाली बात है कि जल का सूत्र क्या होता है। पूछ लिया जाए वाटर का सूत्र क्या होगा, तो H2O। और अगर पूछा जाए आइस का सूत्र क्या होता है यानी कि बर्फ़ का, वो भी H2O ही है। बर्फ़ क्या है? पानी ही तो है, बस उसका नेचर चेंज हो गया है, वो स्टेट यानी कि सॉलिड स्टेट में हो गई। और इससे हमें कोई ऊर्जा नहीं प्राप्त होती, ये चीज़ ध्यान रखने वाली। जल से हमें कोई भी ऊर्जा नहीं प्राप्त होती। तो क्लियर हो गया, आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि बॉइलिंग और इवोपोरेशन में क्या डिफरेंस है। जो बॉइलिंग प्रोसेस है हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि इसके लिए टेम्परेचर फिक्स होता है, 100 डिग्री पे होने लगेगा। वहीं जो इवोपोरेशन है वो किसी भी टेम्परेचर पे हो सकता है, कोई भी ताप, इसका निश्चित ताप नहीं है। इसमें होता क्या है, जो द्रव्य चीज़ है वो गैस में बदल जाती है, यानी कि लिक्विड जो है हमारी कन्वर्ट हो जाती है गैस में। अब जल का हिमांक यानी कि फ्रीजिंग पॉइंट की बात करते हैं, जो कि ऊपर हम लोग देख चुके हैं, जो कि है 0 डिग्री सेंटीग्रेड या 32 डिग्री। इसमें भी क्या, लिक्विड सॉलिड में चेंज होता है। अब यहाँ पे एक हमें चीज़ें ध्यान रखनी होगी, जो जल का सर्वाधिक घनत्व है यानी कि डेंसिटी है, वो कितने डिग्री पे होती है। तो जल की सर्वाधिक डेंसिटी, जल का सर्वाधिक घनत्व यानी कि डेंसिटी हमारा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होता है। वहीं पे अगर हम कहें बात कि जल का न्यूनतम आयतन वॉल्यूम कब होगा, तो वो भी 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा। तो कैसे, आइए इसको समझते हैं। जैसे कि भाई डेंसिटी क्या होती है? डेंसिटी हमारा होगा मास अपॉन वॉल्यूम। अब डेंसिटी में होता क्या है कि घनत्व क्या है, जैसे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, जब मॉलिक्यूल्स आपस में खुद टाइटली पैक होंगे तो वो उसका क्या बताएगा, उसका घनत्व बताएगा। वो कितने डिग्री पे होगा, यानी कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और जब कोई चीज़ टाइटली पैक होगी तो जाहिर सी बात वो स्पेस कम लेगी, तो उसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, यानी कि न्यूनतम वॉल्यूम हो जाएगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। और वहीं पे सबसे ज़्यादा डेंसिटी कितने पे होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। तो डेंसिटी में होता क्या है, सारे पार्टिकल्स एकदम टाइटली पैक्ड हो जाते हैं, जिसकी वजह से आपस में कण चिपक जाते हैं। तो हमको पता है कि जो डेंसिटी होता है वो मास अपॉन वॉल्यूम होता है, यानी कि अगर हम मास को बढ़ाएंगे तो हमारी डेंसिटी घनत्व भी बढ़ेगा, और वहीं पे अगर हम वॉल्यूम को बढ़ाएंगे तो हमारा डेंसिटी घटेगा। ये रेसिप्रोकल चलता है, यानी कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, रेसिप्रोकल होता है। जो डेंसिटी और वॉल्यूम में रिलेशन है वो इन्वर्स है। अगर इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, अगर इसे बढ़ाएंगे तो ये घटेगा, उल्टा उल्टा चलेगा। तो जैसे डेंसिटी अगर 4 डिग्री पे मैक्सिमम हो गई तो जाहिर सी बात है उस पर वॉल्यूम कम होगा, यानी ये बढ़ा तो ये घटेगा। तो ये सबसे ज़्यादा कितने पे है, 4 डिग्री पे सेंटीग्रेड पे है। तो वही चीज़ न्यूनतम कितने पे होगा, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पे। आई होप आप समझ सके होंगे इसको ना। अब बात करते हैं कि जल के पदार्थ की 3 अवस्थाएं किसमें किसमें उपस्थित है, वो तो जो कि है सॉलिड, लिक्विड और गैस। अब बात करते हैं तो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं हम वाटर साइकिल की, यानी कि जल चक्र। वाटर साइकिल को हम लोग दूसरे नाम से भी जानते हैं, जो कि है हमारा हाइड्रोलॉजिकल साइकिल।
जल पृथ्वी पर विभिन्न अवस्थाओं में परिसंचरण करता है, जिसे हम जल चक्र कहते हैं। यानी कि जल पृथ्वी पे अलग अलग अवस्थाओं में परिसंचरण करता है। आइए समझते हैं कैसे। जैसे ये वाटर साइकिल है, ये हमारा जल है, मान लो नदियों सागर में है। अब इस पे हमारा सबसे पहले क्या होगा, जब सूरज की रेस पड़ेंगी तो ये गर्म होगा। गर्म होने के बाद इस पे वाष्पीकरण होगा, यानी कि ये जो हमारा सूर्य की गर्मी से जो जल है यानी कि लिक्विड में है, नदियाँ, झीलों, महासागर, पानी में जो भी ये उपस्थित है, ये गैस यानी कि जल वाष्प में बदलेगा, फिर ऊपर जाएगा वायुमंडल में। अब बदलने के बाद वहाँ पे इसके पहले एक चीज़ समझना होगा कि वाष्पीकरण और वाष्पोत्सर्जन दो चीज़ें हैं। वाष्पीकरण क्या होता है, वहीं ट्रांसपीरेशन क्या होता है। इसमें कुछ नहीं, दोनों में प्रोसेस सेम ही है। जो तुम्हारा जल होता है वो वाष्प के रूप में जाता है। बस ये है कि ये वह प्रक्रिया है जिसमें सूर्य की गर्मी द्रव जल जैसे नदियाँ, झील एवं महासागरों का पानी गैस अथवा जलवाष्प में बदल जाता है और ऊपर वायुमंडल में चला जाता है। वहीं वाष्पोत्सर्जन ये वाली प्रोसेस हमारी प्लांट्स में देखी जाती है। जो प्लांट्स होती हैं उनके जो पत्तियाँ होती है, पत्तियों में एक छोटे छोटे छिद्र होते हैं जिन्हें हम एस्टोमेटा के नाम से जानते हैं। तो इन्हीं के माध्यम से ही हमारा पेड़ों में ट्रांसपीरेशन होता है, यानी कि वाष्पोत्सर्जन होता है। फिर उसके बाद पहली प्रोसेस हमारी वाष्पीकरण हो गई, दूसरी ट्रांसपीरेशन हो गई, फिर इसके बाद हमारी प्रोसेस होगी कंडेंसेशन यानी कि संघनन की। जब ऊपर गया हुआ जल वाष्प ठंडा हो जाता है तो वह फिर से गैस से द्रव की छोटी छोटी बूंदों में बदल जाता है, और जो ये बूंदें होती हैं धूल और धुओं के कणों के चारों ओर जमा होकर बादल में बदल जाती हैं। जब ये बादल में बदल जाती हैं, अब चूँकि जब ये बहुत ज़्यादा इनका वेट बढ़ जाएगा तो ये बादल से क्या हो जाएगा, वर्षण हो जाएगी, यानी कि हमारी प्रेसिपिटेशन की प्रोसेस होगी। तो वर्षण में क्या होगा, जब बादलों में पानी की बूंदें बहुत भारी हो जाती हैं तो वो पृथ्वी की सतह पर वापस गिरती हैं, और यह पानी हमारा अलग अलग फॉर्म में देखा, जैसे कि रेन के फॉर्म में देखा जा सकता है, ओला हिमवृष्टि के रूप में देखा जा सकता है। और जब ये पानी नीचे आ जाता है पहाड़ों पे, नदियों में, झील में, नदी में, फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होता है सतही प्रवाह। ये वापस पानी फिर से कहाँ जाएगा, महासागर में जाएगा। तो ये इस पूरी प्रोसेस को हम लोग कहते हैं जल चक्र यानी कि हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। इसमें आपको दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि मतलब बेसिकली पूछा था इवोपोरेशन और ट्रांसपीरेशन में क्या डिफरेंस है। तो ये हमारा क्या कहते हैं प्लांट में होता है, प्लांट में स्टोमेटा जिनके लिए उसमें छोटे छोटे छिद्र जो होते हैं पाया जाता है, उसी से जल का वाष्पोत्सर्जन होता है यानी कि ट्रांसपीरेशन होता है। अब जल चक्र के चरण कौन कौन से, वही जो हमने अभी ऊपर डिस्कस किया है वहाँ पे लिखा हुआ है। जैसे पहला है हमारा स्टेप वाष्पीकरण। वाष्पीकरण जो कि खुली सतह पे होगा, देख रहे हैं जैसे इस पे, ये यहाँ पे जो कि द्रव में सारी चीज़ें गैस में जाएंगी, फिर जलवाष्प में जाके जब वायुमंडल में चली जाएंगी। वाष्पोत्सर्जन ये पौधों में होता है, उनके पत्तियों में स्टोमेटा होता है, हमने बताया छोटे छोटे छिद्र होते हैं इन्हें हम स्टोमेटा का नाम जानते हैं। इसी से हमारा क्या होता है, वाष्पीकरण होता है। और फिर दूसरी प्रोसेस है हमारी संघनन की। संघनन यानी कंडेंसेशन। इसमें पहले जो गैस होगी वो द्रव में जाके मतलब ठंडी हो जाती है तो उनको बूंदों का निर्माण करती है। फिर यही छोटी छोटी बूंदें मिलके धूल और बाद उसमें कणों में मिल जाती हैं, जिससे वो बादल का निर्माण करती हैं। और जब इनका भार काफ़ी बढ़ जाता है तो हमारी क्या हो जाती है, वर्षा हो जाती है। फिर तीसरा स्टेप हो जाता है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन में क्या है, जो जल वायुमंडल से वर्षा, ओलावृष्टि, हिमवृष्टि के माध्यम से पृथ्वी पर आता है। प्रेसिपिटेशन यानी वर्षण के माध्यम से, बारिश के माध्यम से जो वायुमंडल में हमारी ये बूंदें का निर्माण हुआ था, बादलों का निर्माण हो गया था बूंदों के माध्यम से, तो ये हमारी बारिश के रूप में नीचे आ जाती हैं। और ये बारिश है, ओलावृष्टि है, हिमवृष्टि है, हेल के फॉर्म में ये पृथ्वी पे फिर से आ जाती हैं। और फिर यहाँ पे एक प्रोसेस होगा सतही प्रवाह यानी कि सरफेस रन ऑफ, जो होगा वो जल जो पृथ्वी की सतह पर प्रभावित होता है, यानी कि जैसे नदियों में कुछ गिरा, कुछ पहाड़ों में गिरा, कुछ क्या कहते हैं, ये सारी चीज़ें कहाँ पे वापस आएंगी, ये सारी फिर से तुम्हारा महासागर में आ जाएगा। अब एक चीज़ हमें पढ़नी है, नेक्स्ट टॉपिक है जो कि है हमारा क्लाउड सीडिंग यानी कि मेघ बीजन। इसे हम आर्टिफिशियल नेम से भी जानते हैं, याद रखना होगा। कृत्रिम वर्षा, जैसे जो कृत्रिम यानी कि मैन मेड, जो कि मानव निर्मित है। और इसमें कैसे क्या है देखते हैं। जो वायुयान, बेसिकली इसको समझने के लिए कुछ नहीं है,
इसमें कुछ रसायन होते हैं जो हमारा वायुयान है, इन वायुयान से रसायनों को बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है। वायुयान से रसायनों का बादलों के ऊपर छिड़काव किया जाता है, वही हमारा होता है क्लाउड सीडिंग यानी मेघ बीजन। इसमें कौन कौन से केमिकल यानी रसायन यूज होते हैं वो इम्पॉर्टेंट है। पहला हमारा होता है सिल्वर आयोडाइड यानी AgI, दूसरा पोटेशियम आयोडाइड यानी Ki, और शुष्क बर्फ़ यानी कि सॉलिड CO2 जिसको हम कहते हैं। ये तीन चीज़ें यूज होती हैं। इसमें क्या होता है, मेघ बीजन एक ऐसी तकनीक है जिसमें उपयोग मेघ बीजन एक ऐसी तकनीक है जिसका उपयोग बादलों में बीज डालकर कृत्रिम वर्षा करने के लिए किया जाता है, यानी कि आर्टिफिशियल रेन के लिए किया जाता है। इसमें कौन कौन से रसायन होते हैं वो याद रखने होंगे, जैसे कि सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और हमारी ड्राई आइस होती है यानी कि शुष्क बर्फ़ होती है। अब बात करेंगे हम आगे महासागरीय लवणता यानी कि सैलिनिटी ऑफ ओशियंस। महासागरीय लवणता, अगर परिभाषा की बात की जाए तो महासागरों के जल में घुले हुए लवणों के अनुपात को महासागरीय लवणता कहते हैं। यानी कि जो महासागर में जल हैं में जो घुले हुए लवण यानी कि महासागरों के जल में जो हमारे साल्ट घुले हुए होते हैं उनके रेशियो को हम लोग क्या कहते हैं, महासागरीय लवणता कहते हैं। लवणता को प्रति 1000 ग्राम जल में उपस्थित लवण यानी साल्ट की मात्रा के आधार पर मापा जाता है। यानी कि 1000 ग्राम जल लिया जाएगा, उसमें कितना हमारा साल्ट प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या नापेंगे, उससे लवणता नापेंगे यानी कि सैलिनिटी नापेंगे। तो जो हमारी महासागर की सैलिनिटी होती है यानी कि ओशियंस की सैलिनिटी होती है, जो महासागरीय लवणता होती है वो कितनी होती है, वो एवरेज सैलिनिटी होती है 35 ग्राम। और किस पे नापेंगे इसको मापेंगे, यानी कि 35 ग्राम 1000 ग्राम वाटर में। ये जल कैसा है, ये ओशियन वाला जल है। फिर आगे चलेंगे, देखते हैं महासागरों में उपस्थित जो कंपाउंड होते हैं यानी कि जैसे कि वो उसका कितना कितना ग्राम पाया जाता है 1000 ग्राम प्रति जल की बात की जाए तो पहला है हमारा सोडियम क्लोराइड पाया जाता है जो कि NaCl यानी कि कॉमन सॉल्ट होता है। कितना पाया जाता है 27.2 ग्राम। ये याद रखने वाली चीज़ है जो कि सबसे मैक्सिमम पाया जाता है। फिर पाया जाता है हमारा मैग्नीशियम क्लोराइड 3.8 ग्राम। फिर उसके बाद पाया जाता है मैग्नीशियम सल्फेट 1.65 ग्राम। फिर चौथे नंबर पर पाया जाता है पोटेशियम सल्फेट 0.86 ग्राम। फिर पाँचवें नंबर पाया जाता है कैल्शियम सल्फेट 1.20 ग्राम, यानी कि 1.20 ग्राम कह सकते हैं। 20 तो नहीं कहेंगे, पॉइंट के बाद सिंगल ही पढ़ेंगे। 1.2 ग्राम। तो जिसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है ये पूछा जाता है कि सबसे ज़्यादा पाया जाता है सोडियम क्लोराइड NaCl। कितना 27.2 ग्राम। कितने में 27.2 ग्राम पाया जाता है 1000 ग्राम पे। यानी कि अब ये सबके अलग अलग हैं, और जो कि हमको ये याद रखना है इसमें फैक्ट में कि एवरेज सैलिनिटी कितनी होती है 35 ग्राम की होती है। तो आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 3rd क्लास में इतनी सारी चीज़ें पढ़ी जो कि EVS में। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही हमारी क्लास में। अब मिलते हैं अगली क्लास में, 4थी क्लास में, जिसमें आगे हम लोग डिस्कस करेंगे और सारी चीज़ें। आप लोग बिल्कुल टेंशन ना लीजिए, यूपी टेट में EVS का पोर्शन पूरा कंप्लीट कराया जाएगा, मैं ही कराऊंगा। और बाकी और भी सब्जेक्ट धीरे धीरे उन सब की भी क्लासेस आना स्टार्ट हो जाएगी। एक बार थोड़ा सा फ्लो बन जाए देन फिर सारी चीज़ें एकदम सही तरीके से होंगी। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने यार और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। तब तक के लिए फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।